आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया है रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें कश्मीर एक्सप्रेस के जरिए आप तक पहुंचाने का। और चलिए रियासतों की खबरें में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात श्रीनगर के वजीर खजाना जब वहां पर पहुंचे हुए थे। दरअसल श्रीनगर में वजीर खजाना सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज अवामी दरबार लगाया गया और वजीर खजाना आज श्रीनगर पहुंचे हुए थे। अवामी दरबार का इनेकाद आज किया गया। इसमें लोगों की कई वफूद ने मुलाकात करके उनके सामने अपने मसाइल रखे। अल्ताफ बुखारी ने लोगों के मसाइल को सुना और उन्हें जल्द हल करने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान महकमा PHE में अर्जी जो मुलाजिमीन थे वो आर्जी मुलाजिमीन यूनियन के सदर सज्जाद अहमद पीर ने भी इसमें मुलाकात की। सज्जाद अहमद ने वजीर खजाना से महकमा PHE में आर्जी तौर पर काम कर रहे तमाम लोगों को मुस्तकिल करने की अपील की। साथ ही बकाया ज़ात को भी बागुजार करने का मुतालबा किया। इधर जम्मू में बीजेपी की जानिब से पार्टी दफ्तर त्रिकुटा नगर में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। दरबार में लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा और वजीर सत शर्मा ने लोगों की परेशानियों के जल्द ही हल करने की भी यकीन दहानी कराई। लोगों ने पानी, बिजली और दीगर परेशानियों की शिकायतें दर्ज करवाईं। आम जनता की दुख तकलीफें सुनने के लिए पार्टी से जुड़े हुए लोग और जो लोग भी अपने कार्य करवाना चाहते हैं। हालांकि मैं जिन दिनों में भी जम्मू में होता हूं, अपने घर में भी ओपन दरबार की शेप में हम लोग बैठते हैं, लेकिन यहां पर बैठकर लोगों की दुख तकलीफें और साथ में मात्र हाउसिंग के साथ जुड़े हुए नहीं, कोई और डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए कार्य भी कराना। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर एक नागरिक को, हर एक जो लोग भी जम्मू कश्मीर में और हमारे खास तौर पर इस जम्मू प्रोविंस के लोग हिस्सा हैं, यहाँ पर आकर अपनी दुख तकलीफें कह सकते हैं। और इधर रियासती शहरी तरक्याती वजीर सत शर्मा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि समाज के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा कर सकती है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने सत शर्मा से की है खुसूसी बातचीत। कल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं और काफ़ी जिस तरह के मसले थे बॉर्डर के इलाकों के लोगों को उसको हल करते हुए कई अहम घोषणाएं भी की हैं। सत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री हैं। सर, जिस तरह से बॉर्डर के लोगों की जो मुश्किलातें थी उसको देखते हुए 5 लाख रुपए जो घोषणा की गई है, आपको लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा होगा? और जो मवेशी हैं उनको 30,000 से 50,000 किया गया बढ़ा के, कितना एक अहम कदम मानते हैं? ऐसा है कि यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है, हमेशा से बॉर्डर्स के लोगों को लेकर चिंतित भी रही है और उनके लिए बहुत कुछ किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ जी का, कि जिन्होंने यहाँ पर आकर और ख़ास तौर पर लोगों की दुख तकलीफ सुनी, लोगों के बीच में गए। ख़ास तौर पर मवेशी जब गोलाबारी होती है, दुश्मन देश की तरफ से बमबारी की जाती है, हमारे माल मवेशी जो हैं वो मरते हैं, तो 30,000 से 50,000 रुपया जो है एक अच्छा कदम है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी 1947 के बाद लगातार से उनके बारे में ना कभी सोचा गया। और लगभग जो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस गठबंधन सरकार को पीछे किया जाए, उसके साथ साथ मात्र 70 वर्ष में कभी इनके बारे में नहीं सोचा गया। आज इन वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों के विषय में सोचा गया है और उन सभी परिवारों को 5.5 लाख की राशि जो है माननीय होम मिनिस्टर जी द्वारा आवंटित की गई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कश्मीरी पंडित जिनके बारे में उनके, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह से एक मांग उनकी पूरी हो चुकी है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ की, अब दूसरी मांग है सिटीजनशिप राइट की, अब इसके बारे में भी हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट सोचेगी? एजेंडा ऑफ अलायंस में उनके लिवलीहुड को लेकर प्रश्न था, उस विषय पे भारतीय जनता पार्टी PDP गठबंधन की तरफ से कार्य किया गया है। मेरा मानना है कि देश की सरकार और जम्मू कश्मीर की हमारी गठबंधन सरकार भी जो भी अच्छा उचित कदम होगा समय आने पर एक उठाया जाएगा।
जिस तरीके से POJK के नागरिकों को भी, आज वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को भी लेकर, कश्मीरी पंडितों को भी लेकर और बॉर्डर में रहने वाले, और जिस तरीके से बंकर्स बनाने की बात उन्होंने की है, कम्युनिटी बड़े बंकर्स बनाने की बात की है कि जिसमें खास तौर पर जिन दिनों में युद्ध का एक माहौल बनता है, ऐसे समय में सभी लोग जो हैं एक ही जगह पर आ जाएं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से कुछ गाड़ियां भी जो हैं उपलब्ध कराई हैं, मेरा मानना है कि ये एक बहुत फ्रूटफुल दौरा था माननीय राजनाथ जी का। और उन युवाओं के लिए खासकर जो बटालियन बनाई जाएगी सरहदी इलाकों के युवाओं के लिए कितना अहम कदम है, क्योंकि ये एक बहुत लंबित मांग थी उनकी। बिल्कुल सही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार से जिस तरीके से बढ़ रही है, और ख़ास तौर पर बॉर्डर एरियाज़ में ज़रूरत है, क्योंकि बगैर तनख्वाह के ये लोग सीमा पर प्रहरी बनकर आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर, BSF के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और वहीं पे डटे रहते हैं। ऐसे समय में उनके लिए अलग से बटालियंस देना और महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करना अपने आप में एक बहुत बढ़िया कदम है। केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ जी का, कि जिनके आने पर, और मैं देख रहा था कि जिस तरीके से वहां पर महिला शक्ति नौजवान माननीय राजनाथ सिंह से मिल रहे थे, अपने आप में लगता था कि लोगों को आज लगता है कि अगर कोई उनकी दुख तकलीफ दूर कर सकता है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी। एजेंडा ऑफ अलायंस में आप बातचीत का भी बात थी, और राजनाथ सिंह ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पहले पाकिस्तान माहौल बनाए ऐसा बातचीत का। आपको लगता है अब जिस तरह से हुर्रियत ने भी ये संकेत दिए हैं कि उनको वक्त चाहिए बातचीत शुरू करने के लिए, अब एक माहौल बनने जा रहा है और कश्मीर का युवा भी अब मेन धारा से अपने आप को जोड़ना चाहता है? जिस दिन माननीय राजनाथ जी आए थे, हम लोग लगभग लेट हुए थे, 1.5 घंटे में हम लोग एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए थे। बंद की काल थी, जो मेरे ध्यान में वहां लाया गया कि बंद की काल थी, लेकिन उस बंद की काल के बावजूद जाम इतना था, गाड़ियां इतनी थी, और जिस तरीके से माननीय राजनाथ जी को उनके काफिले के बिल्कुल पीछे पीछे हमारी गाड़ियां थी, लोग उनको हाथ वेव कर रहे थे। अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर की स्थिति अब बहुत अच्छी है। कुछ लोग मात्र वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माननीय राजनाथ जी के आने के बाद लोगों में और ख़ास तौर पर कश्मीरी यूथ में जिस तरीके से उनका एक कश्मीर में 5000 के लगभग युवा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जिस तरीके से युवा शक्ति ने अपना आकर जो है वो प्रदर्शन किया है, बताया है कि युवा शक्ति जो है भारत सरकार के साथ है। और इधर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर दौरे पर आए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के दौरे को नाकामयाब बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू के किसी भी मसले को हल नहीं हुआ है और रोहिंग्या मामला, सरहद पर रह रहे लोगों के भी कोई भी मसाइल हल नहीं हुए। कठुआ मामले पर बोलते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने ना तो मामले में CBI जांच का हुक्म दिया और ना ही कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की ही बात कही। और गृह मंत्री से जो उम्मीदें वाबस्ता थी यहाँ के लोगों के कि उनके ऊपर खरा उतरने में वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर खास तौर पर अगर हम कहें तो एक आतंक का माहौल आज भी है, लोग दहशत में हैं और लोगों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि वहाँ उनको 5-5 मरले का प्लॉट जो है वो सेफर जोन्स में दिया जाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और इनके बड़े बड़े नेताओं ने बार बार यकीन दहानी दिलाई थी और वादा वहाँ के लोगों को किया था, ताकि ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान की फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकें। और इधर जम्मू कश्मीर में बसे मगरबी पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों के लिए 5.5 लाख फी फैमिली मुआवजे के ऐलान के बाद उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से जी मीडिया के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन के लीडर वीरेंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कई अहम घोषणाएं की, जिनमें एक ये भी शामिल थी कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को 5.5 लाख रुपया हर कुंबे को दिया जाएगा। इस पे बात करने के लिए वीरेंद्रजीत सिंह हैं हमारे साथ। सर, आपने काफ़ी बार आवाज़ उठाई है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, आज क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हमें ये तो माना गया कि वेस्ट पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, लेकिन अफसोस हमें अभी भी है कि हमें हिंदुस्तानी तो माना गया लेकिन रियासत का नहीं माना गया। आज भी हमें वो हक नहीं है हमें वोट डालने का, स्टेट सब्जेक्ट का, हमारे बच्चों को नौकरियों में वो हमें नहीं दिया गया। बल्कि आप किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में चले जाओ,
जहाँ जो आदमी 4 साल 6 साल रह जाए उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन हमें 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, हमें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैं खुद रिफ्यूजी हूँ और मुझे रिफ्यूजियों का जो दर्द है वो मालूम है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया उस वक्त। आज 5.5 लाख रुपए की जो राहत घोषणा की गई है, क्या इसका आप समझते हैं एक बहुत फर्क पड़ेगा इसमें? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि फर्क तो पड़ेगा। गरीब लोग हैं, आर्थिक मदद जो उन्हें मिलेगी, और इससे ये भी चीज़ हो जाएगी कि हम भारतीय हैं। ठीक है, स्टेट के नागरिक वेस्ट पाकिस्तानियों को कुछ लोगों का अपने वेस्ट इंटरेस्ट नहीं माने, लेकिन इसका एक बहुत पॉजिटिव असर वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों में भी, आम जनता में भी और भारत में भी जाएगा कि भारत की जो केंद्र की सरकार है वो लोगों के साथ इंसाफ कर रही है और सही फैसला एक उन्होंने लिया। सिटीजनशिप के जो आपकी मांग है, सिटीजनशिप राइट मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपको 60 साल 70 साल का वक्फा हो चुका है, लेकिन सिटीजनशिप राइट नहीं मिले, आपको वोटिंग का हक नहीं है। अब इसके लिए आगे किस तरह से लड़ाई आप लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई तो हम कई सालों से लड़ते आए हैं, जब से आए हैं तब से ये लड़ाई हमारी जारी है। ये ठीक है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही हमारी मांग को ठीक तरह से रखा, ठीक तरह से उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मिलीजुली सरकार है, पूर्ण सरकार नहीं है, तो इसलिए शायद उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो अभी सिर्फ जो पैकेज मिला है, इससे बढ़कर भी हमारी जो मांग है, मेन जो मांग है हमारी नागरिकता, वो भी हमें प्रदान की जाए। और हमें सरकार से पूरी आशा ही नहीं, यकीन है कि ये सरकार जहां इतना हमारे बारे में सोच रही है और वो हमें नागरिकता भी दिलाएगी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लीडर वीरेंद्रजीत सिंह, जिनका कहना है कि ये खैर मकदम करते हैं कि जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मुख्य मांग है सिटीजनशिप राइट की, उसके लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और सयाहती मकाम पहलगाम को गंदगी से पाक साफ करने के नाम पर बनाई गई फेंसिंग को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरअसल पूरे इलाके के चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगा दी है। मकामी लोगों का कहना है कि पहाड़ों और नदियों की घेराबंदी से ऐसा लगता है कि इलाके में जंग जैसे हालात हैं। फेंसिंग का काम 8 सालों में पूरा हुआ है और इसे बनाने में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मकामी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अलॉटमेंट में भी बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। फेंसिंग की कवायद सयाहत को फरोग देने के लिए शुरू की गई थी। वाज़ेह हो कि शहर में जानवरों, बिलखुसूस घोड़े और खच्चर वगैरह की बात करें तो वो गंदगी फैलाते रहे हैं और इसके पेश नज़र पीडीए ने शहर को डंग फ्री बनाने की मुहिम भी शुरू की हुई है। माना जा रहा है कि पार्क और सयाहती मकामात पर फेंसिंग जरूरी है, लेकिन पूरे शहर की फेंसिंग कर दी जाएगी, कम ही लोगों ने इसकी उम्मीद की होगी। मैं डेफिनेटली इसको और एंजॉय करूंगा। अगर इन लोगों ने बेड़ा लगाया है तो इसका मतलब है उन्हें कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। इस तरह से टूरिस्ट को वहां जाने की मनाही कर देना या जेल करना, इससे तो आप टूरिज्म को नुकसान ही पहुंचेगा। तो दूसरा है जो वाइल्ड लाइफ वाले, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग लगाई। तीसरी फेंसिंग यहाँ है जो रिवर बैंक पे लगी है। रिवर बैंक पे मुझे भी और लग रही है, मगर यहाँ एक चीज है, यहाँ 5000 गोरे के रजिस्ट्रेशन है विद एडी टूरिज्म। किसी जगह भी फेंसिंग नहीं लगा रहे हैं। हाँ, जहां हमें लगता है कि लैंड की एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, वहां हमें मजबूरन फेंसिंग लगानी पड़ती है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खालिद इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं ताजा मालूमात के साथ। खालिद, क्या वजह है, ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्या जितनी हद थी उससे ज्यादा फेंसिंग कर दी गई और क्या इसको बिना प्लान किए ही लगा दिया गया? देखिए सूद, जहाँ पे रियासी सरकार चाहती है कि सयाहती शोबे को बढ़ावा दिया जाए, और बिलखुसूस जब पहलगाम की बात करते हैं तो पहलगाम दुनिया में अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, और आज जब हम देखते हैं तो इसे कैद खाना बना दिया गया है और पहलगाम को
हम यही कहेंगे कि सोची समझी साजिश के तहत एक कैदखाने की शक्ल में तब्दील किया गया है। जगह जगह पे फेंसिंग लगा दी गई है और अलमिया तो यह है कि वो महकमा यानी कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी व उनके मुलाजमीन और उनके अफसरान जो जवाब देते हैं इस फेंसिंग को लेके, वो माकूल जवाब नहीं है। वो कहीं ना कहीं पे कुछ इशारा देता है, जैसे साफ लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कहा जाता है कि जो नाजायज तौर पे सरकारी जमीन को हड़पने के लिए जो माफिया सरगर्म था पहलगाम में, उन पे काबू पाने के लिए हमने फेंसिंग की। माना कि पहलगाम में जू है, जू को फेंसिंग की वहां पे लाजिम मलजूम है, लेकिन पहलगाम में आप यकीन नहीं करेंगे खाली 2 किलोमीटर मुरब्बा रुकबे में अगर हम देखें तो 34 के करीब छोटी छोटी पार्कें बनाई गई है जिनकी फेंसिंग की गई है। अगर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से या बिलखुसूस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह आते हैं पहलगाम की खूबसूरती को देखने के लिए, बहते साफ शफा पानी के दरिया को देखने के लिए, लेकिन वो वहां पे नहीं जा पाते हैं, पानी तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि आगे तार लगी हुई है। एक पार्किंग से दूसरी पार्किंग जाने में जहां उनको एंट्री करनी पड़ती है, फीस अदा करनी पड़ती है, वहीं पे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वहां पे आप सयाह को घूमने की आजादी नहीं बल्कि कैद कर रहे हैं, एक पार्क से दूसरी पार्क की ओर फेंसिंग। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो ये किस तरह की प्लानिंग थी, कौन से अफसरान इसमें मुलव्विस थे और जो बेसाबदगी या फिर बदउनवानी की इल्जामात लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई समझी जाए? देखिए बिल्कुल ये तो बदउनवानी से ही ताबीर किया जाएगा, क्योंकि पहलगाम जो हमारे पूरे मुल्क की शान है और जिसकी हम कस्में खाते हैं, यहाँ के लोग जिसकी कस्में खाते हैं, फिल्म सितारे जिसकी कस्में खाते हैं, जिसकी खूबसूरती को देखकर ऊपर वाले को भी याद किया जाता है। और इससे पहलगाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ पे हर साल अमरनाथ गुफा के लिए हजारों क्या लाखों यात्री पहलगाम के रास्ते से आते हैं, रिन्यू बढ़ता है, वहीं पे साल के हर मौसम में लाखों की तादाद में सयाह आते हैं और पहलगाम के वसी अरीज इलाके के ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो इक्तिसादी हालत भी बेहतर बन जाती है। और इस पे हम ये कहेंगे कि सूद, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो अफसरान का जवाब है वो माकूल नहीं है। जब मैंने खुद अफसरान से बात की, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सनाई साहब है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी फेंसिंग क्यों की, आपने इसको कैद खाना क्यों बनाया और अब जो सयाह है वो कबात महसूस कर रहे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लैंड माफिया सरगर्म है और सरकारी जमीन को हड़प किया जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए हमने फेंसिंग की। तो वो बाकी महकमा रिन्यू, पहलगाम म्युनिसिपल कमेटी और बाकी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो क्या कर रहे हैं, जो माफिया के सामने खच्चार डाल दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने बस इतना ही सोचा कि अपना पल्लू बचाओ और फेंसिंग के जरिए से माफिया से तो निजात पाओ, लेकिन आम लोगों, आम सयाहों पे जो बीते सो बीते। जी सूद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे खालिद। और इधर घर घर स्पेशल हेल्थ सर्विस पहुंचाने के लिए वजारत दिफा ने आज वादी चिनाब के भरदरवा में लोगों के लिए 2 रोजा खुसूसी हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह, नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता समेत तमाम एमएलए, वुजरा और अफसरान मौजूद रहे। 2 रोजा हेल्थ कैंप में ENT, आई, ऑर्थोपेडिक और दीगर अमराज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के जरिए इलाज कराया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके मुस्तफीद हुए। इसका मोटिव ये था कि जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो इस लेवल पे पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमने एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया सारे स्पेशलिस्ट को, चाहे वो उधमपुर से हैं, चाहे वो नगरोटा से हैं, चाहे वो रोड एरिया से हैं, डेल्टापुर से, और हमारे खुद के जो भी मेडिकल ऑफिसर, सबको हम यहाँ पे लेकर आए। और दूर दूर तक जितने भी इलाके हैं, चाहे वो मरमत एरिया था, चाहे वो घाट एरिया था, डोडा के सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वहाँ दूर दूर दराज के लोग हैं, वहाँ को बस से भेज के इनको यहाँ पे बुलाया और एक जगह पे सारी सुविधाएं एक जगह पे दी। तो इतने बड़े पैमाने पे आज तक भद्रवा में इतना बड़ा कैंप नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी दूर दूर लोगों तक, हर आदमी तक पहुँचाने की कोशिश की गई। इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन हुआ है 2 दिन के लिए, और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है मरीजों में, उससे मुझे लगता है कि पूरा लाभ हम इसका प्राप्त भी करेंगे। और साथ ही साथ कहीं ये भी झलक है कि शायद हमारे सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का थोड़ा बहुत अभाव है, जिसके कारण इतना बड़ा हजूम यहाँ पर मरीजों का यकदम उम्र पड़ा है। हम ये बात प्रदेश प्रशासन के आगे भी रखेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये परंपरा आगे भी चलती है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अनोखी पहल, पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन उधमपुर में आइंदा होने वाले सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहानात के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि अफसरान का कहना है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो कि काफी दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो उनके पास कोचिंग लेने के लिए मुनासिब, और अगर किसी निजी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें इसके लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह की पहल से नौजवानों को अपना मुस्तकबिल संवारने में मदद मिलेगी, तो दूसरी जानिब भटके नौजवानों को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर सरकार के तर्जुमान नईम अख्तर और गवर्नर एन वोहरा ने आज 5 रोजा कुरान एग्जीबिशन का दौरा किया। इस नुमाइश में पुरानी कुरान के हुरूफ, पाक तर्जुमे और तबसरे मौजूद है। यह नुमाइश 11 जून तक चलेगी। वाज़ेह है कि इस तरह की नुमाइश 1981 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लगाई गई है। इस दौरान गवर्नर एन वोहरा ने कहा कि नुमाइश का दौरा करने के बाद उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। आर्टिस्टिक काम बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा प्रिजर्व्ड है। और ये हमारी ये जो एक्सपोजिशन है, एग्जीबिशन है, ये हमारी तारीख के ऊपर कमेंट्री है, हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर कमेंट्री है। रिलीजियस तो है ही, पर हमारी जो एवोल्यूशन है, सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ चले हम, तो क्या उन दिनों के जो रिलीजियस थिंकर और प्रॉफिट्स थे उनका क्या कहना था, क्या थिंकिंग थी, क्या वैल्यू सिस्टम था, सब भूल गए। इधर सोपोर में बज़्म अदब और नात प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा आए और उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर सूफी सिंगर शफी सोपोरी ने इफ्तिताही तकरीर की और साथ ही नात के कुछ अशार भी पेश किए। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। नात के साथ साथ रमजान के पाक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तालीम पर भी खास तौर पर रोशनी डाली गई। एमईटी एडमिनिस्टर ट्रस्ट सोपोर की तरफ से आज एक नात कंपटीशन यहाँ एमईटी कैंप्स में हुआ है। इसमें शमूलियत की और कुछ शोरा साहिबान भी आए। इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग जो बॉडी थी उसमें शोबे अदब संग्रामा ने भी ये अहम रोल अदा किया है। और यहाँ हमारे जो तलबा व तालिबात हैं उन्होंने भी इसमें शमूलियत की है। और इसके साथ ही साथ हमारा जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को हम आइंदा भी इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे और आगे भी लेकर चले जाएंगे। और 25 मई को मरकज की मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सरकार अपनी हुसूलियाबियां गिनवा रही है और 4 साल की सरकार के दौरान किए गए तमाम कामकाज को आवाम के सामने ला रही है। आज पुंछ में भी सरकार की 4 साल की हुसूलियाबियों को लेकर के डाक बंगलो पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन और साबिक आईजीपी एस बिजराल ने और साथ ही एमएलसी प्रदीप शर्मा ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर वजीर आजम की जानिब से मुल्क के लिए किए गए तमाम कामकाज के बारे में बताया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा पहुंचाने वाले तमाम काम को भी गिनवाया गया। पे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अपनी लड़ाई छेड़ दी। जरा देखिए, एक गरीब मुल्क भारत जो कि अभी भी गरीब है और जिसके लिए यूपीए पहले यही कहती रही कि कांग्रेस को लाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन देखो मोदी साहब ने क्या किया। ओपन डेफिकेशन फ्री, इसमें 2413 गांव जो हैं वो ओडीएफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 9 लाख टॉयलेट्स बने हैं हमारी स्टेट में। फ्रीडम फ्रॉम स्मोक, एलपीजी कनेक्शन कितने दिए हैं? 5.5 लाख एलपीजी कनेक्शन तकसीम हुए हैं। 14,000 मकानों का, गरीबों के मकानों की सैंक्शन दी गई है और जिसमें 3,000 मकानों की कंस्ट्रक्शन जो शुरू हो गई है। और पूरे मुल्क में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप में भी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों सयाह गर्मी से बचने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और पत्नी टॉप पहुंच रहे हैं तमाम लोग और तमाम
तरह की सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं। यहां पर मौसम का भी वो मजा ले रहे हैं। इस दौरान सयाहों ने बातचीत करते हुए कहा कि पत्नी टॉप में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का मौसम और माहौलियात बेहद अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हालात भी पुरसुकून हैं और तमाम लोगों से पत्नी टॉप जरूर आने की अपील भी की। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि पत्नी टॉप में सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ और गर्मियों की छुट्टी होने की वजह से ज्यादा सयाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इधर सोपोर के एक गांव में लोगों का इल्जाम है कि वो गुज़िश्ता 20 बरसों से पीने के पानी के लिए शदीद जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पानी के लिए उनको एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार महकमा PHE को शिकायत की और मुतालिका महकमे के मुलाजिमीन भी यहां पर आए, लेकिन पानी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मकामी लोगों ने इस बार महकमा PHE को इंतबाह देते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी की सहूलियात मुहैया कराई जाए। महकमा PHE से राब्ता करने पर उन्होंने हर मुमकिन इकदाम की यकीनदहानी कराई। ये माएँ बहनें जो हैं पानी के लिए तरस रही हैं। कोई हुकूमत नहीं या कोई यहाँ मुलाजिम नहीं आता। पाइपें यहाँ जनाब ये तोड़ी हुई हैं, वो उसके लिए भी नहीं आती। मैं एक नटू पानी वहाँ मेरी बच्ची ने यहाँ से लाया, वो भी इनसे मांग कर लाया, पानी नहीं मिलता हमको। इस जानवर में पानी नहीं मिला। क्या वजह है? वजह क्या चाहते? कोई गवर्नमेंट का कोई अफसर नहीं आता या कोई मुलाजिम नहीं आता यहाँ। और जम्मू कश्मीर कॉलेज की खराब पड़ी ब्लड बैंक बस की मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। गुज़िश्ता कई महीने से बस के 2 टायर खराब पड़े हैं, लेकिन इन्हें बदलने वाला कोई है ही नहीं। और GMC इंतजामिया को तो इसकी जानकारी भी नहीं कि बस के दरअसल 2 टायर ब्लास्ट हो चुके हैं। स्टाफ ने उन्हें जब बताया तब उन्हें पता चला कि इतनी अहम सर्विस ठप पड़ी है। बस की देखरेख और ऑपरेशनल वर्क JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जेरे निगरानी होती है। सोसाइटी का यह कहना है कि बस कंपनी को टायर बदलने के लिए कहा गया है। वाज़ेह हो कि 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली ब्लड बैंक बस जदीद सहूलियात से आरास्ता है, लेकिन 2 इसके पहिए खराब है और ये इसी तरीके से खराब हालत में कई वक्त से पड़ी हुई है। ये है कि इस बस का जो मुझे पता चला है कि इसके 2 टायर्स जो हैं वो बर्स्ट हो गए हैं और ये टायर्स जो हैं ये काफ़ी जो मेन कंपनी है JBL जिसने बनाया है उन्हीं ने रिप्लेस करने हैं। और ऑलरेडी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी उनको दे दी गई है। ऑलरेडी उनको लेटर्स लिख दिए गए हैं और उन्होंने भी आगे कंपनी में कर दिया है और उसका कुछ एस्टिमेट भी इट सीम्स आया हुआ है और वो एस्टिमेट जो अप्रूव होगा उसके बाद ही इसके टायर्स जो हैं वो चेंज होंगे और जब टायर्स चेंज हो जाएंगे फिर ये गाड़ी जो है फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी। और ये पिछले 9 साल से हमारे साथ है और बड़े सारे कैंप्स हमने इस गाड़ी के ऊपर किए हैं। पहली बारी इसके साथ ये प्रॉब्लम ऐसी आई है कि इसके टायर्स जो हैं गर्मी की वजह से या किसी तरह से इसके टायर्स जो हैं वो बर्स्ट हो गए हैं और 2 टायर्स बर्स्ट हो गए हैं। वो ड्राइवर कह रहे हैं अगर एक भी टायर बर्स्ट होता तो मैं इस गाड़ी को लेके जा सकता था, बट सिंस 2 टायर्स अब बर्स्ट हैं इसके और ये टायर्स भी काफ़ी बड़े गाड़ी हैं। आपने देखा होगा ये काफ़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े इसके टायर्स हैं। तो वो जो है मेन कंपनी जो है जहाँ से ये ली हुई है हमने, जहाँ से हमें आई है, वही लोग इसको रिप्लेस करेंगे। और इधर अपने मुतालबात को लेकर के जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मुजाहिरा किया है और उनकी मुतालबात की अगर बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के तहत लगे IET और RRET टीचर्स की सैलरी स्टेट बजट के तहत लाना, ये उनका मुतालबा है। साथ ही उन्हें भी 7th पे कमीशन का फायदा देना अहम तौर पर उनके मुतालबात में शामिल है। उनका कहना है कि लंबे अरसों से तनख्वाह नहीं आती है, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने में काफी मुश्किल हो रही है। और जो हमारे SSA और रमसा के अंडर जो हमारे टीचर है, हेड टीचर काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए भी आए हैं, उनके ऊपर भी यही डायरेक्टोरियल ऑर्डर जो है वो लागू किया जा रहा है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब RT और RRET जब वो जनरल टीचर बन जाता है तो उसका जो सैलरी का बजट है वो स्टेट बजट में होना चाहिए, ना कि सेंट्रल बजट के ऊपर उसको डिपेंड रखा जाए। और जम्मू कश्मीर में किसान ने अपनी तहरीक के दौरान MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने और दूसरे कई मुतालबात को लेकर के एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आज
किसान इतनी मेहनत के बाद भी भूखा मर रहा है और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। किसानों ने कहा कि MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने से ही किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने खेती के दौरान सांप के जरिए काटे जाने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने, बिजली पानी माफ करने और 4% सूद पर कर्जा देने के अलावा कई दीगर मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। वाज़ेह है कि अपने मुतालबात को लेकर के किसानों का देश भर में आंदोलन चल रहा है। आज का हमारा प्रोग्राम जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, 10 तारीख का आंदोलन है, उसी के संदर्भ में आज जम्मू कश्मीर में जम्मू में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए पूरे देश के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में वादा किया था उसको लागू करने के लिए, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। जो कि किसानों को राहत का एक ही सवाल है कि उसको MS स्वामीनाथन कमीशन लागू हो जाएगा तो किसान सुसाइड से, फांसी से बच सकता है। ये हमारा डिमांड है जहां आज के प्रोग्राम में। दूसरा, हमारा किसान जब खेत के अंदर स्नेक बाइटिंग से मारा जाता है, कोई हमारा नौजवान बच्चा, कोई बुजुर्ग, उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता। हम कहते हैं 5 लाख रुपया उसको देना चाहिए, उसको मुआवजे के तौर पे, जो किसान स्नेक बाइटिंग से जम्मू के अंदर जमीन में मारा जाता है। 4% पे कर्जे दिए जाए किसानों को, सूद पे दिया जाए, और बिजली पानी का किराया जो माफ किया जाए किसानों को। इधर सर्व शिक्षा अभियान के टीचर्स ने बांडीपुरा में एहतजाज किया। अपनी मुतालबात को लेकर के सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी पेंडिंग सैलरी जल्द अज जल्द बागुजार किया जाए। वाज़ेह है कि इन टीचरों ने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज किया। मौजूदा गवर्नमेंट है ये वक्त गुजारी से काम लेती है, असातिज़ा को झूठे वादे करके, उनको झूठी तसल्ली देके वो कहते हैं कि हम आपके मामलात हल करेंगे, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि रहबर तालीम टीचर्स जो 2003 में जो स्कीम राइज हुई, पूरे बंदोबस्त के साथ अच्छी तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हुई, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाले और उनको एस्टेब्लिशमेंट में एज टीचर्स वो रेगुलराइज भी हो गए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, पहले एक मिनिस्टर साहब थे वो भी रहबर तालीम टीचर्स के पीछे पड़े, अब जो आज हमारे जो आ रहे हैं वो भी रहबर तालीम इस पॉलिसी के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनके जो मसाइल है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और 6 साल की उम्र, शतरंज की बिसात और उसके मोहरों से खेल रही आरुषि कोतवाल दरअसल अब सीनियर लेवल पर भी अपनी चालें वो चल रही हैं। शतरंज के खेल में उसकी महारत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 9 साल की उम्र में ही उसे सीनियर वुमेन चैंपियनशिप में खेलने का मौका दे दिया गया है। 2011 में बैनुल अक़वामी सतह पर उसने पहले कामयाबी हासिल की। 7वें एशियन स्कूल चैंपियनशिप में आरुषि ने तलाई तमगा हासिल किया। 2014 में उसने दोबारा से यह खिताब हासिल किया। 2014 में उसने उज्बेकिस्तान में एशियन यूथ चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी की। 2016 में उसने साउथ एशियन एमेच्योर चैंपियनशिप में पहला मकाम हासिल किया और इन कामयाबियों के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर उसे हुकूमत और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी ढेरों इनामात मिल चुके हैं। आरुषि अब प्रोफेशनल चेस प्लेयर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन माली दुश्वारियां उसके राह में रोड़ा बनी हुई हैं। जैसे टूर्नामेंट आने वाला हो तो तब स्टडीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, तब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, लेकिन जब मैं खेल कर आती हूँ तो फिर फुली स्टडीज़ में डेडिकेशन होती है। फिर अच्छे से पापा जो भी मिस हुआ होता है, स्कूल के टीचर्स अच्छे से हेल्प कर लेते हैं, उनसे मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वो पूरा मैनेज करना पड़ता है, और पापा मम्मा जिससे भी कुछ समझना हो वो समझा देते हैं। इसने खेलना शुरू किया है, हमारी ये फैमिली गेम है। मेरे फादर साहब चेस खेलते थे, उसके बाद मैं भी उनके साथ चेस खेला करता था और मेरे बच्चों ने मेरे से चेस सीखी। उसके बाद इस बच्ची ने जब स्टेट खेला तो स्टेट में इसको पहली बार अंडर-7 में ये फर्स्ट आई, तो उसके बाद इसने जब पहला नेशनल खेला उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 1 साल के अंदर इसने एशियन में गोल्ड मेडल लेके 2 गोल्ड मेडल जीते अंडर-7 2011 में। उसके बाद जब ये गोल्ड मेडल जीत के आई तो हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको अपने कैबिनेट में बुला के 50,000 रुपये का इनाम दिया था इस बच्ची को। मैं तो यही कहूँगी हर बच्चे में टैलेंट पड़ा हुआ है,
ज़रूर उनको चाहिए, सिर्फ एक मौके की तलाश होनी चाहिए। एक मौका हर बच्चे को मिले तो वो भी एक्सेल कर सकता है हर किसी भी फील्ड में। और हम लोग भी आपस में खेलते थे, उसी से इसकी धीरे धीरे रुचि बनी गेम में और उसी से इसने इंटरेस्ट डेवलप होता गया। ये गेम को पकड़ती चली गई, एक के बाद एक गेम खेलते खेलते जीतते हुए आज ये फाइनली जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है गेम में और इसने स्टेट को, कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, जो एक बहुत ही एक प्रेस्टिजियस मोमेंट है स्टेट के लिए। और चलिए रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहाँ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। ईद उल फित्र के पेश नजर और शब कद्र के भी पेश नजर बारामूला में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। ईद और शब कद्र में किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसको यकीनी बनाने के लिए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नसीर अहमद नक्काश ने बाकायदा मीटिंग की। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद बाबा, डायरेक्टर प्लानिंग एजी मलिक और बारामूला के तहसीलदार मौजूद रहे। महकमा बिजली और पीएचई को हिदायत दी गई कि बिना कटौती के वाटर और बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही R&B डिपार्टमेंट को भी मस्जिद और ईदगाह से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए हिदायत दी गई है। पुंछ पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन में माह रमजान के मुकद्दस महीने में रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इलाके में बने आपसी भाईचारे और फिरका वाराना यकजहती का पैगाम देते हुए रोजेदारों के साथ उनका रोजा खोलने पर मिलकर इफ्तार की। पुलिस की इस कोशिश की सभी ने तारीफ की और कहा कि इससे पुलिस और समाज के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। इस मौके पर डीआईजी राजौरी, पुंछ रेंज दीपक कुमार, एमएलए हवेली शाह मोहम्मद त्रयान, महकमा पुलिस के साथ साथ पुंछ के हर समाज के लोग मौजूद रहे। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा अगर देखना है तो पुंछ का जो भाईचारा है वो बहुत ही अच्छा है और लोग आज मिलकर आपस में बैठे हैं और जो इफ्तार पार्टी सब खा रहे हैं। सरदार भी, हिंदू भी, मुसलमान भी इकट्ठे मिलकर, ये पुंछ की मिसाल है और तमाम पूरे भारत को जाती है। मैं इसकी ये कामना करता हूँ कि इसी तरह ये आगे चलता रहे ताकि हमारे स्टेट में अमन शांति और रहे और हम बड़े प्यार और मोहब्बत से। आज ये पार्टी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी के लिए रमज़ान की पार्टी रखी गई थी। तो हम लोग सभी को मुबारकबाद देते हैं कि इस त्यौहार को जैसे मनाया उसी तरह सारे त्योहारों को भी हम लोग मनाते रहें और सारे लोग खुशहाल रहें। जम्मू कश्मीर का या पूरे हिंदुस्तान का ही एक तरीका है कि हम लोग सारे मिल बैठ के सारे त्यौहार मनाते हैं। उसी की रिवायत के ऊपर यहाँ पे भी इफ्तियारी पार्टी रखी गई थी, तो ये सारे मिल के मनाएंगे। रमज़ान ये बार बार आए। रमज़ान हमें पेशेंस, शांति, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस का संदेश देता है और ये खुशी का महीना बार बार आए, हम सब मिलकर अपने इस अजीम मुल्क की खिदमत कर सकें, शांति से अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। मैं फिर एक बार सभी आए हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनका स्वागत करता हूँ और इस मुकद्दस महीने की मुबारकबाद देता हूँ। और इन एडवांस में हमारी मालिक से दुआ है कि ईद मुबारक जो आएगी वो शांति का पैगाम लेकर आए, भाईचारे का पैगाम लेकर आए, यकजहती का पैगाम लेकर आए। सभी लोग हम भारतवासी मिलजुल कर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकें। पुलिस की तरफ से यहाँ रोज़ा इफ्तियार किया गया और मैं देख रहा हूँ कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, और बड़ी अच्छी पार्टी थी। यहाँ भाईचारा देखने को मिला। तो पुलिस, इसका ये मतलब कि पुलिस अवाम के साथ जुड़ी हुई है। और इधर मागम के अगर में DPN कारकुनों की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया और इस मौके पर मशहूर शख्सियत और SHO मागम, सरपंच और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तंगमर्ग के लोग भी इस इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे। इस मौके पर लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली गई। इफ्तार के बाद नमाज अदा करके रियासत के अमन की दुआ की गई। और रियासत का निजाम तालीम खराब दौर में है।
लेकिन हालात इतने भी मायूस कुन नहीं हैं कि इनफरादी सतह पर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दूसरों के मिसाल पेश कर रहे हैं। पुंछ के आशीष इन्हीं लोगों में से एक हैं। पेशे से टीचर आशीष स्कूल के बाद घर पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यही नहीं, गरीब और नादार बच्चों को किताब, पेंसिल और कॉपी भी वो अपने पास से ही फराहम कराते हैं। और भी बहुत से टीचर आए, सर हमें ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा है, मैंने रोजा रखा हुआ सर, तो ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा सर। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ में पाकिस्तानी बंदूकों और मोटार से निकलते शोलों के बीच एक उम्मीद का चिराग भी रोशन है। उम्मीद का ये चिराग पुंछ के गरीब और जरूरतमंद बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता है। वो चाहता है कि इलाके के बच्चे, खासकर तालिबात, पढ़ें और तालीम हासिल कर खुद मुख्तार बने। हम बात कर रहे हैं पुंछ के एक टीचर आशीष गुप्ता की। आशीष गुप्ता पुंछ के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं, तभी तो लोग कहने को मजबूर हैं कि ऐसा टीचर कभी नहीं देखा। और भी बहुत से टीचर आए, सर हमें ऐसा टीचर मैंने पहली बार देखा है, मैंने रोजा रखा हुआ सर। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इलाके के लोग आशीष की इतनी तारीफ करते हैं। आशीष एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतने से इनका मन नहीं भरता और वो घर पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। अपनी क्लासेस में आशीष उन बच्चों को बुलाते हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है और जिनके वालिदैन उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो आशीष उसे किताबें, नोटबुक और कपड़े तक मुहैया करवाते हैं। 2011 में मेरे ऐसे मन में ख्याल आया, एक बार मैं स्कूल में गया किसी, तो अपने स्कूल से मैं जो मेरी ड्यूटी हमेशा बाहर ही रही, सिटी में मैंने कभी सर्विस नहीं की। अपनी 22-23 साल की सर्विस में मुझे मौका नहीं मिला सिटी में सर्विस करने का। लेकिन जब एक बार मैं किसी स्कूल में गया यहाँ पे, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चों का मैथ्स बहुत बड़ा कमज़ोर है। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि मैंने बच्चों से पूछा कि इवन के 7th-8th क्लास के बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आती थी, इवन कि उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम भी नहीं आते थे। मुझे थोड़ा दुख लगा। फिर अचानक वहाँ स्कूल में बैठे मुझे ख्याल आ गया कि ना कि इन बच्चों के लिए, वैसे बच्चे देखने में बहुत मुझे नॉर्मल फैमिली से लग रहे हैं, गरीब बच्चे लग रहे हैं, कि अचानक ख्याल आ गया स्कूल में बैठे हुए कि चलो इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जब बच्चों के पेपर हो गए तो सारे स्कूल बंद थे और इनको मैं उन छुट्टी में यहाँ डेली देखता रहा हूँ। बस यहाँ आना, बच्चे आए या ना आए, कोई भी ना आए, यहाँ बैठे रहना, अपने टाइम पे छुट्टी करनी और चले जाना। इतनी इनकी कुर्बानी है। हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं सर। पिछली सर्दियाँ पड़ी तो पता नहीं शायद इन्होंने अपने पेमेंट से खरीदे होंगे, क्योंकि ऐसे तो कौन देगा। फिर वो एक इतना बड़ा टीचर है, वो किसी से मांगेगा थोड़ी। और हमारे हर बच्चे को जनाब किसी को टी शर्ट दी, किसी को स्वेटर दी, किसी को कोई कपड़ा जो ज़रूरत के मुताबिक था वो दिया। और हर दिन पूछते हैं किसी बच्चे के पास अगर पेंसिल नहीं है तो आप बताएं, कॉपी नहीं तो मैं लाऊंगा, घर नहीं बोलना आपने। 1 साल से हम पढ़ रहे हैं, हम इधर मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमें कोई इस साल से हमें कोई भी नहीं अच्छा पढ़ा सकता। तो हम जब से हम इधर आए हैं, हमें सब कुछ हमें आना पड़ गया। तो हम स्कूल से भी हम फर्स्ट आते रहे। तो हमें जो भी हमें क्वेश्चन मैम पूछे, हम जल्दी हम दे देते थे जवाब। तो मैम हमें बोलती थी आपने किस सर से पढ़ा है? हमने बोला आशीष सर से पढ़ा है। तो फिर मैम बोलती आपको अच्छा पढ़ाते हैं गंदा? हमने बोला अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आशीष के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। सन 2011 में जब आशीष पढ़ाई में कमजोर बच्चों से मिले तो उन्होंने बिना किसी मफाद के इन्हें खुद पढ़ाने की ठानी। लेकिन उनके इस काम में न तो आशीष के खानदान वालों ने साथ दिया और न ही दोस्तों ने। घर में बात की कि ऐसे मैं ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता हूँ गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में, तो लेकिन थोड़ा सा घर में भी मुझे थोड़ा सा वहाँ से भी थोड़ी सी बेइज्जती पड़ी। दोस्तों से बात की, वहाँ से भी कहने लगे कि छोड़ो ये क्या करना है वो। तो वहाँ से भी थोड़ा कि मायूसी हो गया। आगे पीछे से बात की, हर तरह से नाकामी ही मिली। लेकिन अचानक फिर हफ्ता 10 दिन ऐसे बीत गए, लेकिन अंदर जो खलबली एक उठ गई थी वो फिर खत्म नहीं होने वाली थी। आशीष किसी भी तरह इन बच्चों की मदद करना चाहते थे। उनकी फिक्र इन्हें सोने नहीं देती थी।
किसी भी तरह हिम्मत करके आशीष ने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर ही दिया। शुरुआत में पहली से लेकर 5वीं तक के तलबा पढ़ने आते थे। अब 10वीं तक के तलबा और तालिबात तालीम हासिल करने आती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किसी दूसरी ट्यूशन पढ़ सकें, तो सर ने इसलिए हम फ्री में ट्यूशन खोली है। तो जो बच्चे पैसे दे के ट्यूशन पढ़ते हैं, हम उनसे भी कंपटीशन कर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। सर ने हमें इतनी नॉलेज दी है, हमें सर ने इतना पढ़ाया कि हम हर किसी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इतना हमारे पास तो है नहीं जहाँ हम और कोई ट्यूशन लगा सकें, लेकिन ये सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर खोला हुआ है, तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला हुआ है। तो और जितने और बाकी बच्चे जो नहीं और कहीं ट्यूशन लगवा सकते, तो प्लीज़ वो भी यहाँ आ सकते हैं। अब तो पहले घर से बड़ी सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अब ये है कि अब सभी कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, अप्रिशिएट करते हैं। हर कोई दोस्त भी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, हर कोई मेरे साथ है, तो अब ऐसी की बात नहीं। आशीष सच्चाई और भलाई के रास्ते पर हैं, इसलिए भले ही शुरुआत में अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आज पूरा इलाका आशीष की नेकी को सलाम कर रहा है। जी सलाम भी आशीष की दरियादिली और हौसले को सलाम करता है। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।